This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर इमरान शहजाद आपसे बात कर रहा हूँ। आज हम सेल्स टैक्स के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सॉफ्टवेयर जो हमारा वेबसाइट है इनकम टैक्स की, जरा उसके बारे में जरा मैं आपको सैर करवाना चाह रहा हूँ। ये देखिएगा कि मैं इसमें लॉग इन करता हूँ और This conference will now be recorded. ये देखें जी, जो आपको वेबसाइट नजर आ रही है, इसका ऊपर आपको नाम नजर आ रहा होगा iris.fpr.gov.pk। तो मैं इसमें यूजर नेम और पासवर्ड ये करता हूँ। इसमें यूजर नेम और पासवर्ड कैसे करना होता है, इसमें लॉग इन करना होता है। ये देखें नीचे लिखा हुआ है स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर नहीं है, मुझे तो नजर आ रही है कि शेयर है। ये जस्ट आपकी तस्वीर आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही। मैं दोबारा करता हूँ इसको। ये अब देखिएगा, अब शेयर है। ये यस सर। ये देख बेटा, एक बच्चे ने कहा, बाकी लोग कह रहे हैं कि शेयर्ड है। मेरा ख्याल आपके साथ कोई नेट का मसला ना हो। अच्छा, ये देखिएगा, ये वेबसाइट है iris.fpr.gov.pk की। तो इसमें ये आपको आएगी। इसमें यूजर नेम पासवर्ड जैसे आप ईमेल का बनाते हैं ना, ये देखिए नीचे लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको चीजें मिलेंगी। यहाँ पर जाके आप इसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें अगर हम जब लॉग इन करते हैं, इसका देखिएगा, ये हमें इंटरफेस मिलता है। ये दिस वन, ये हमें सारा इंटरफेस मिलता है। ये देखिएगा, यहाँ जो भी आपने रिटर्न बनानी हो, ये देखिएगा वो आपने यहाँ पर क्लिक करना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। जो नई रिटर्न आपने बनानी होगी, जैसे मैं रिटर्न बनाना चाह रहा हूँ नॉर्मल रिटर्न। अच्छा, आप इसमें देखिएगा कि मेरी सारी रिटर्न जो है वो ऑलरेडी जा चुकी हुई है। ये देखिएगा नीचे कंप्लीटेड टास्क आपको नजर आ रहा है डिक्लेरेशन के अंदर। ये देखिएगा मेरी सारी रिटर्न 2018 की, 19, 20, 21, इससे पुरानी रिटर्न भी आपको नजर आ रही, ठीक है ना। ये देखिएगा मेरी सारी रिटर्न ऑफ इनकम भी है और वेल्थ स्टेटमेंट भी यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, इसमें जब कोई आप नई रिटर्न आपने फाइल करनी है, तो ये देखिएगा यहाँ आपने करना डिक्लेरेशन के अंदर। ये देखिएगा, तो यहाँ से जाके आपने रिटर्न उठानी होती है। नॉर्मल रिटर्न अगर आप उठाएंगे तो यहाँ आपने क्लिक करना होगा और यहाँ से आपने टैक्स पीरियड सिलेक्ट करना है, राइट। देखें, जैसे ही, क्योंकि मेरी सारी रिटर्न ऑलरेडी फाइल हो चुकी हुई हैं, इसलिए जैसे ही मैं यहाँ लिखूंगा ना रिटर्न का, तो ये कहेगा ये ऑलरेडी आपकी मौजूद है। ये देखिएगा टैक्स ईयर उसने बता दिया। देखिए मैं लिखा 21, उसने लिखा 1 जुलाई 22, 30 जून 2021। ये मैंने नहीं लिखा, सॉफ्टवेयर को खुद ही पता है कि नॉर्मल टैक्स ईयर जुलाई से जून तक स्टार्ट होता है। ये देखिएगा ट्रांजैक्शन नॉट अलाउड एज सेम ट्रांजैक्शन हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, ये उसने मुझे बता दिया। अंडरस्टैंड। अच्छा, इसमें सॉरी, तो इसके अंदर जब आप कोई रिटर्न बनाएंगे, क्योंकि मैं ये रिकॉर्डिंग हो रही इसलिए मैं अपनी रिटर्न नहीं आपको दिखा सकता, तो जब आप कोई रिटर्न बनाएंगे इसके अंदर, तो वो आपके पास सारी चीजें जो है ना एक डिफरेंट फॉर्म में आएंगी। मैं ट्राई करता हूँ कोई और रिटर्न आपको ओपन करके तो उसका मैं प्रीफेस आपको दिखाऊं। This conference will now be recorded. अच्छा, अब देखिएगा ये स्क्रीन बेटा आप लोगों के साथ शेयर है, जरा मुझे मैसेज कर दीजिएगा प्लीज। जी ओके।
अच्छा, इसमें देखिएगा जैसे डिक्लेरेशन में मैंने कहा जाना है, आपने नॉर्मल पे लॉगिन कर लिया, लॉगिन के बाद आपने यहाँ पर जाना, यहाँ पर देखिएगा हम टैक्स पीरियड सिलेक्ट करते हैं 2021, तो ये उसने पीरियड हमें बता दिया 21 तक, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये देखिएगा ये रिटर्न की आपके सामने शक्ल है, सेव, सबमिट, कैंसिल और प्रिंट। तो यहाँ देखें सबसे पहले सैलरी है, आपको देखें सैलरी में हमने कितनी सारी चीजें पड़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ क्या नजर आ रहा है, पे, वेजेस और अदर रेम्युनरेशन सारी आप यहाँ लिखेंगे, अलाउंसेस, एक्सपेंडिचर्स, वैल्यू ऑफ वर्क्स, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ, और ये आपको याद है गोल्डन हैंडशेक हमने पढ़ा था, ये आपको नजर आ रहा है, profits in lieu of or in addition to pay, wages or other remuneration including employment terminal benefits, ये सारे बेनिफिट्स आपने यहाँ लिखने। अगर आपकी अमाउंट जो है वो जैसे आप यहाँ पर लिखते हैं गोल्डन हैंडशेक, ठीक है, या पेंशन लिख देते हैं आप, लेट्स सपोज के आपको मिली है 25 लाख रुपया कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, तो अगर ये एग्जाम्प्ट है तो आप इसको यहाँ लिख देंगे, तो ये सारी एग्जाम्प्ट हो जाएगी, कैलकुलेट करेंगे तो ये सारी देखिएगा कैलकुलेट होके आगे उसने जीरो कर दिया। अगर आप ये एग्जाम्पशन की अमाउंट उठा देंगे तो ये कोड छोड़ दें बेटा, ये कोड आपके लिए नहीं है, ये आप करेंगे तो ये आ जाएगी। अच्छा, अब आप देखें ना, जैसे आपने अलाउंसेस लिखी है तो यहाँ आपने मेडिकल अलाउंस लिख दिया, लेट्स सपोज कि आपने 3 लाख रुपया लिख दिया। अब 3 लाख में 10% ऑफ द बेसिक सैलरी एग्जाम्प्ट है ना, तो आप यहाँ 250 ऐसे लिखेंगे। हम जैसे कैलकुलेशन कर रहे होते हैं वो और चीज होती है, तो ये अब देखिएगा 50,000 आ गया। तो सॉफ्टवेयर में इस तरह से कैलकुलेशन होती है। अब देखिएगा प्रॉपर्टी का रिसीट्स आ गई, ये देखिएगा रेंट रिसीव्ड 1/10 ऑफ द अमाउंट नॉट एडजस्टेड, देख रहे हैं आप ये चीजें, फोरफिटेड डिपॉजिट, रिकवरी ऑफ अनपेड इररिकवरेबल रेंट, ठीक है, टोटल डिडक्शन फ्रॉम द प्रॉपर्टी। अच्छा, इसका जो टोटल होता है ना बेटा, ये ऊपर आ रहा होता है, ये बात याद रखें। मसलन आपने रेंट लिख दिया कि मुझे रेंट आ रहा है जनाब 240,000, ठीक है, आपने लिखा जी 1/10 ऑफ द अमाउंट 100,000, 10 लाख मिला था उसका 1/10 आ गया, फोरफिटेड डिपॉजिट आ गया 5 लाख। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, ये टोटल इसका ऊपर आता है सॉफ्टवेयर का, हम नीचे लिखते हैं ना क्वेश्चन के अंदर, लेकिन सॉफ्टवेयर में ये टोटल ऊपर आ रहा होता है। इस तरह बिजनेस इनकम में आप देखिएगा, ये देखिएगा बिजनेस इनकम के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ये सारी चीजें आ रही हैं, ये देखिएगा ये कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ये सारी चीजें, क्लोजिंग स्टॉक ही देखिएगा नीचे लिखा हुआ है, ये फ्यूल पार्ट्स वगैरह का, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये आ गए आपके। ये देखिएगा जब ये जो आपने बनाना है ना, मैन्युफैक्चरिंग बनाते हैं तो हम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से फिगर उठाते हैं सारी, ये वाली, ये सारी फिगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठाते हैं। लेकिन उसके बाद हम ये जो आपको सिखाया जाता है ना, एड बैक अंडर सेक्शन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये देखिएगा नजर आ रहा है ना, एड बैक प्रोविजन फॉर ऑब्सोलीट स्टॉक, राइट, प्रोविजन फॉर डिमिनिशन, एड बैक, ये एड बैक कर रहे हैं ये चीजें सारी, ठीक है। ये देखिएगा एड बैक अकाउंटिंग लॉस ऑन सेल ऑफ इंटेंजिबल, फिर देखिएगा एडमिसिबल डिडक्शंस, अकाउंटिंग गेन ऑन सेल ऑफ इंटेंजिबल, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, नजर आ रहा है आपको। असल में आपको इस चीज की प्रैक्टिस एग्जाम में करवाई जाती है ताकि स्टूडेंट इस काबिल हो जाए कि उसको, ये देखें दोबारा सुनिएगा, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सारी फिगर जो आपके एज पर अकाउंट्स होते हैं वो डाली जाती हैं, उसके बाद आपने क्या करना होता है, इसके अंदर एक्सपेंसेस सारे डालने हैं एज पर अकाउंट्स, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर उन चीजों को प्लस माइनस करना होता है। ये एग्जाम में चीजें आपको सिखाई जाती है। ये एडजस्टमेंट देखिएगा, लॉसेस देखिएगा आपको जो आ रहे हैं, ये आपने यहाँ पर करने, बिजनेस, ये आपने एसेट्स वगैरह बिजनेस के देने होते हैं, इसके बगैर आपकी रिटर्न फाइल नहीं होगी। कैपिटल गेन आ गए, ये देखिएगा कैपिटल गेन्स, ठीक है, ये आपने खुद कैलकुलेट करके इनको बताना होता है। अब चूंकि कैपिटल गेन जो है हमारे नॉर्मली सिर्फ 37 की आइटम इधर है वही हम लिखते हैं। अच्छा, अगर ये सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स है ना, तो आप यहाँ से उसको माइनस कर देंगे सेम अमाउंट को, वो नीचे आ जाएगी। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये देखिएगा, ये वही आइटम देखें जो आपको 13 सेक्शन 39 में नजर आती है ना, यहाँ भी लिखी हुई है, और इसकी ये डिडक्शंस भी हैं। चलें, फॉरेन सोर्स इनकम, ये देखिएगा ये आपने डाल दी, फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट है या जो भी है आप यहाँ लिखते जाएंगे सारी। उसके बाद एग्रीकल्चरल इनकम,
जो एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 41 वो आप यहाँ लिखेंगे। ये आ गई उसकी कैलकुलेशन। हम तो एग्जाम में आपसे कैलकुलेशन करवाते हैं ना, एग्जामिनर आपसे ये कैलकुलेशन करवाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर ये खुद कैलकुलेशन करता है। ये देखें, डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या आ रहा है, ज़कात, वर्कर्स वेलफेयर फंड, प्रॉफिट ऑन डेट, आपको बताया हुआ है ना, एजुकेशनल एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये बताए जाएंगे, ये उसकी खुद कैलकुलेशन करेगा ये, क्योंकि आपके एजुकेशन एक्सपेंसेस का इसके साथ ताल्लुक है। चैरिटेबल डोनेशन इस साल खत्म हो गई यहाँ से, ये पुराने 2021 में थी, अब ये 2021 में इसके ऊपर क्रेडिट मिलेगा। अच्छा जी, सॉरी, ये टैक्स चार्जेबल आ गया आपके पास, ठीक है, ये इसके ऊपर। अच्छा, ये टैक्स रिडक्शन देखिएगा, ये वाली फुल टाइम टीचर अलाउंस, देखिए ये लिखा हुआ है ना, टैक्स रिडक्शन ऑफ, ये फॉरन पे इसको आप, ये जो आपने देखी है बहबूद सर्टिफिकेट भी आपके लिए खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिडक्शन इन कैपिटल गेन्स, ये कुछ रिडक्शंस हैं जो आपको अंडर सेकंड शेड्यूल मिलती हैं, जैसे फुल टाइम टीचर अलाउंस है। ये देखिए टैक्स क्रेडिट्स का कॉलम, चैप्टर नंबर 2 में हमने ये पढ़ा था, ठीक है। टैक्स क्रेडिट फॉर चैरिटेबल डोनेशंस अंडर सेक्शन 61, इसकी कैलकुलेशन, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, स्कूल, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस, ये आ गई आपके पास, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड, नजर आ रहा है आपको, ये सारी चीजें ये देखिएगा। इसके साथ आपको टैक्स क्रेडिट अंडर, ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट है, टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 103, ये एडजस्टेबल टैक्सेस, वो जो आप एंड पे नहीं करते, लेस विद होल्डिंग टैक्स, सॉफ्टवेयर में इस तरह से होता है, ये लेस, ये देखिए, ये सारे टैक्सेस यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे यहाँ से। ये टोटल कंप्यूटेशन आप जो टैक्स में करते हैं, ये देखिएगा, यहाँ सॉफ्टवेयर आपकी, ये मेन शीट आप एग्जाम में बना रहे होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी एक अमाउंट बताता हूँ ना मैं आपको, कि आपने इन एनी केस एग्जाम के अंदर सैलरी में से एक अमाउंट निकालनी है, प्रॉपर्टी में से एक अमाउंट आएगी बाहर, ये अमाउंट उसने सॉफ्टवेयर ने बाहर ले आया। शेयर फ्रॉम एओपी, ये आ गया आपका, डिडक्टेबल अलाउंसेस, ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें। तो रिटर्न के अंदर ये सारा डिफरेंट होता है। ये देखिएगा नीचे, डिमांडेड इनकम टैक्स से मुराद क्या होती है, टैक्स पेएबल, और अगर ये नेगेटिव में होगा तो ये आ जाएगा, ठीक है, रिफंडेबल इनकम टैक्स। अच्छा, उसके बाद ये बैलेंस स्टेटमेंट अभी मैंने आपको करवाई नहीं है, ये हमारा एक टॉपिक है, एक दफा आपके एग्जाम में आई हुई है बैलेंस स्टेटमेंट। पर्सनल एक्सपेंसेस ये लिखते हैं हम, ये देखिएगा, हर पर्सन जो इंडिविजुअल सिर्फ ये काम करता है अपने, ये लिखेगा, ये अपने सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं आप इधर, ठीक है। इसको मैं जरा मिनिमाइज करता हूँ। एसेट्स, ये देखिएगा, एसेट्स आपको लिखने होते हैं कि मेरे पास क्या क्या एसेट्स मौजूद हैं, और फिर इसकी रिकंसिलिएशन, ये देखिएगा, पिछले साल के क्या थे, इस साल के क्या है, क्या चेंज आई उसके अंदर, आपके इनफ्लोज क्या थे, एक्सपेंसेस क्या थे, और इसको ये टोटल करके ये बनाएगा। अंडरस्टैंड, ये थी हमारी इनकम टैक्स की। भी मैं आपको सेल्स टैक्स की भी पढ़ा के दिखाता हूँ। अब चूंकि ये ड्राफ्ट में चली गई होगी तो मुझे यहाँ से क्या करनी है, इसको डिलीट करना है, ठीक है। ये देखिएगा, मैं आपको इसकी बरा की भी दिखाता हूँ, जो हमारी सेल्स टैक्स की रिटर्न, ये पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, ये सर्विसेज के ऊपर है। बहरहाल हमारी सेल्स टैक्स की गुड्स के ऊपर भी कुछ इस तरह से ही होती है। ये ऊपर देखें तो तकरीबन आपको वैसी ही चीजें ये सारी मिलती आ रही है, ठीक है। नहीं बेटा, ये पेपर का हिस्सा नहीं है, ये ऐसे सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ भी देखिएगा डिक्लेरेशन के लिए, ये आपको जो है ये सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज रिटर्न के ऊपर आएगा। देखें वहां उसने ईयर पूछा था ना, यहाँ पर मंथ पूछता है, ये देखिएगा, क्योंकि आपको बताया हुआ कि ये रिटर्न क्या होती है, मंथ वाइज जो है ये फाइल की जाती है, ठीक है ना। ये देखें, ठीक है, डिक्लेरेशन में हम जाए और मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखिएगा, ये आपको मंथ नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। किसी मंथ के ऊपर भी मैं क्लिक करूंगा, सेल्स टैक्स ऑन सर्विस, तो ये रिटर्न खुल गई। ये आपको मैंने बताया था, एनेक्जर सी में सबसे पहले आप अपनी चीजें डालते हैं जो आपकी इनवॉइसेस होती है। ये देखिएगा, ये आपसे पूछ रहा है कि जनाब आपने किसको चीजें बेची हैं, सेल देखें, डोमेस्टिक सेल आ रही है,
आप सेल डालेंगे तो फिर आगे जाएंगी ये चीजें, अगर आप सेल नहीं डालेंगे तो चीजें आगे नहीं। देखिए इस सॉफ्टवेयर के अंदर जब तक मैं सेल नहीं डालूंगा तो जो बायर है उसको ये नजर नहीं आएगी। यहाँ मैं सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड प्रॉपर करूंगा, ठीक है, कि मेरा बायर कौन था, देखिए एंड कंज्यूमर था, ये देखिए आता है ना एंड कंज्यूमर, इंटरमीडियरी, उसका एलटीएन यहाँ देंगे आप, उसका सीएनआईसी देंगे, ये इंफॉर्मेशन जब आप ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे तो फिर जिसने आपसे चीजें परचेज की हैं उसको ये नजर आनी शुरू होगी। तो इस तरह से इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही आ सकता है, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है वो नहीं आ सकता इसके अंदर, ठीक है। ये चीजें मैंने कहा थोड़ा सा, ये आपके एग्जाम का हिस्सा नहीं है बेटा, ये आपके एग्जाम का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि ये किस तरह से चीजें काम करती हैं, ठीक है। कोई आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, अगर आपका क्वेश्चन है तो पूछ लें। एक असद कह रहा है ये अमाउंट्स कैसे मिलती हैं, ये मुझे इसकी क्वेश्चन की समझ नहीं आई कि ये अमाउंट्स कैसे मिलती हैं। मुझे असद के क्वेश्चन की नहीं समझ आई। अच्छा जी, आज जो है ये आप माइक ऑन करेंगे तो समझ आएगी। वालेकुम सर। जी बेटा। मैं वैसे जस्ट पूछ रहा था कि जैसे हमें तो क्वेश्चन में तो अमाउंट्स गिवन होती है ना कि उसकी इनकम प्रॉपर्टी से इतनी आई है, अदर सोर्स से इतनी आई है, तो यहाँ पर हमें कहाँ से मिलती है अमाउंट? ये तो हमें क्लाइंट बताता है ना, जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो उस वक्त तो क्लाइंट सामने बैठा होता है हमारे, अच्छा, दो वो हमें सारी बताता चीजें। है कि देखें मेरे, वो सारी चीजें मुझे प्रोवाइड करता है, अच्छा, ओके, थैंक यू। ठीक है ना, वो मुझे सारी चीजें वो प्रोवाइड करता है। थैंक यू सर। क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन रीड करवा दें, एक मिनट बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। पहले मेरा एक टॉपिक आज का बेटा जी, वालेकुम अस्सलाम सर ये टॉपिक है बेटा। चेंज इन टैक्स रेट्स, सेक्शन 5 सर बुक पे, मैंने वो नहीं समझा करवाया रहे बेटा, अभी नहीं मैंने करवाया, वो मैं करवा देता हूं। ओके सर। मैंने उसको भी छोड़ा, जब मैं उसको दोबारा रिविजिट करूंगा तो फिर मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। आज का मेरा जो टॉपिक है ना वो क्या है, वो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को क्या करूं कि मैं आप लोगों को आज पास पेपर बताना चाहता हूं कि पास पेपर्स कैसे आते हैं। मैं इसके ऊपर मेरा आज का जो है ना वो मौजू वो है। तो इसमें मैं कैफ में पास पेपर्स में अभी कौन सी स्प्रिंग की अटेम्प्ट हुई है ना, ये देखिएगा स्प्रिंग 2021 की जो अटेम्प्ट थी, मैं उसमें से आपको अगर इसका क्वेश्चन दिखाऊं तो आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि सेल्स टैक्स के रिगार्डिंग क्या है। ताकि क्योंकि असल काम तो ये है, ये देखिएगा इसमें क्वेश्चन वही टिपिकल क्वेश्चन आपको मिला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अभी जो मैंने आपको बताया कि ये चीजें हमें फिगर एग्जाम में फीड करनी होती है, ये फिर जाके नीचे एडजस्टमेंट्स में वो करना होता है। ये मैं भी आपको दिखा रहा हूँ कि सेल्स टैक्स में कितने क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन है, ये सेल्स टैक्स का क्वेश्चन है। देखिएगा टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड एक्सपोर्ट, देखें इसमें आपको जीरो रेटेड नजर नहीं आ रही, मेरा ख्याल है ये हादी एसोसिएट्स हमने कर ही लिया था, ठीक है। ये देखिएगा लिखा हुआ है ये 4 और 5 नंबर का, अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ एंड अंडर व्हाट सिचुएशन द इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रिकवर the amount of sales tax from a person without issuing him a show cause notice। ये एरिया भी हमारा रहता है। एक्स्ट्रा टैक्स एंड कैपेसिटी टैक्स क्या होता है, ये देखिएगा। ये कैपेसिटी टैक्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये क्या था कैपेसिटी टैक्स, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि बाद जगहों पर परसेंटेज नहीं लगी हुई,
जैसे ईंटों की मैंने आपसे एग्जांपल दी थी कि ईंटों के ऊपर जो टैक्स लगा हुआ है वो परसेंटेज पे नहीं लगा हुआ, राइट, वो है कि किस इलाके में आप हैं। इसी तरह पाकिस्तान में एक दफा बेवरेजेस के ऊपर उन्होंने टैक्स लगाया था कि जितने नंबर आप बनाएंगे, जितनी कैपेसिटी है, यानी ये नहीं देखा जाएगा उसके ऊपर। एक्स्ट्रा टैक्स तो मैं आपको बता चुका हूँ कि बाज आइटम्स के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है। अब ये कैपेसिटी के ऊपर जो टैक्स लगता है ये क्या चीज होती है? कैपेसिटी जो उस कंपनी की बनाने की, मैन्युफैक्चरिंग करने की जो हिम्मत है, उसके ऊपर जो टैक्स लगाते हैं, यानी प्लांट ने कुछ बनाया या नहीं बनाया, हम आपकी कैपेसिटी के ऊपर टैक्स लगाते हैं। ठीक है, एक मिनट जी, मेरा वगैरह अलार्म चल रहा है, उसको मैं बंद कर रहा हूँ। इसमें देखिएगा कि ये जो वर्ड आपको नजर आ रहा है, ये थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है। अच्छा, इसके बाद देखिएगा, ऑन 4th of Feb it was revealed to फाहद को ये पता चला that he inadvertently reported an output sales tax of this in a tax invoice issued on 5th July। 5 जुलाई को उसने एक सेल की थी और वो गलत रिपोर्ट कर गया टू अ कस्टमर इंस्टेड ऑफ 72,000 इन हिज सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर जुलाई 20। In the light of Sales Tax Act and rules made thereunder, advise him the Fahad can rectify this error after the expiry of 180 days। क्या फाहद जो है वो इसको 180 दिन के अंदर इसको रेक्टिफाई कर सकता है या नहीं कर सकता? देखिएगा, मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज इसमें बताऊं कि जो होता है ना, जब आपको बताया था मैंने डेबिट और क्रेडिट रूल का, यहाँ पर हुआ क्या है, प्रॉब्लम हुई है। प्रॉब्लम क्या हुई है यहाँ पर? प्रॉब्लम ये हुई है, इसका कलर कहाँ से लेंगे, यहाँ जो प्रॉब्लम हुई है ना उसके साथ, वो क्या हुई है? प्रॉब्लम ये हुई है कि उसने असल सेल थी 72,000 की, लेकिन उसने कितनी डिक्लेयर कर दी? 27,000 की। अच्छा, अब देखिएगा, जहां पर सेल्स टैक्स इंक्रीज कर रहा हो वहां पर लिमिट नहीं होती डेबिट क्रेडिट नोट की। यानी अब देखें, आपने कहा जी मैंने गलती से टैक्स कम कर दिया जबकि मैंने बढ़ाना था, ये वाली अमाउंट शो हो रही है आपको। ठीक है, आप कहते हैं जी मैंने टैक्स को बढ़ाना चाहता हूं, तो वहां ये लिमिट नहीं लगती है, मैं आपको पहले बता दूं। हाँ, अगर आप अपनी जो है ये सेल्स को कम कर रहे होते, अब क्या है देखें, अब फाहद क्या करेगा? फाहद यहाँ क्रेडिट नोट नहीं बल्कि डेबिट नोट इशू कर रहा है। वेंडर है ना, सेल्स को बढ़ा रहा है, ये देखें सेल्स को बढ़ा रहा है। अगर ये सेल्स रिटर्न होती तो फिर ये क्रेडिट नोट इशू करता। आपको याद है कि सेल्स रिटर्न को क्रेडिट नोट कहते हैं, ठीक है ना। अब ये डेबिट नोट इशू कर रहा है, उससे क्या मुराद है कि इनकम टैक्स वालों को फायदा दे रहा है। वहां 180 डेज की लिमिट नहीं है। सुनिएगा, अगर ये अब क्रेडिट नोट इशू कर रहा होता, यानी अपने सेल्स रिटर्न डिक्लेयर कर रहा होता, तो फिर 180 डेज के अंदर अंदर एडजस्टमेंट पड़नी चाहिए थी। अब इसने सवाल किया, इन द लाइट ऑफ दिस मेड एडवाइस हाउ फहद कैन रेक्टिफाई दिस एरर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 180 डेज। तो आप एग्जाम में इसका आंसर करेंगे यस, फहद कैन रेक्टिफाई दिस इनवॉइस बाय इशूइंग अ प्रॉपर डेबिट नोट। एक डेबिट नोट इशू करेगा। Over here 180 days limit is not applicable because tax is increasing rather decreasing। टैक्स इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज करने की बजाय। ठीक हो गया। तो आप ये देखिएगा कि ये क्वेश्चन स्टूडेंट पूछते हैं कि सर पेपर में कैसे आते हैं।
तो इस तरह से क्वेश्चन आ रहा होता है। उसने यहाँ पर देखें कि कहीं पर डायरेक्ट सवाल नहीं किया हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन उसका मौजूद नहीं है। अच्छा ये देखिएगा 8 नंबर का क्वेश्चन, टैक्सेस आर प्राइमरी रेवेन्यू यील्डिंग टूल्स फॉर गवर्नमेंट ऑफ मॉडर्न एजेस। ये सवाल नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है, ये सवाल नहीं है। ये कहां से है? वो जो 10 नंबर मैंने आपको बताए थे 10 मार्क्स के पेपर में आते हैं एथिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन से। स्टेट, यहां से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, स्टेट एनी 5 वेज बाय विच टैक्सेस कैन बी यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। याद है आपको मैंने एक शीट दी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ था टैक्सेस एज अ डेवलपमेंट। कहते जी 5 तरीके बताएं जिससे टैक्सेस कंट्री में डेवलपमेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो आप एग्जाम में हेडिंग देके लिखेंगे नंबर 1, अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन द टैक्सेस कैन रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। नंबर 1, नंबर 2, नंबर, और उसकी थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन। लिस्ट 6 टाइप्स ऑफ टैक्सेस व्हिच आर कवर्ड विद इन द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रोविंसेस। कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो प्रोविंस लगा सकते हैं? याद है वो जो आपको मैंने पढ़ाया था कि सूबे जो है वो टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन वो किससे परमिशन लेंगे? पहले फेडरल गवर्नमेंट से परमिशन लेके लगाएंगे। यहाँ ये सवाल ही पूछा जा रहा है आपसे। अगर किसी स्टूडेंट ने ये लिखा है तो उसका आंसर ठीक नहीं है। उसको ये बताना है कि सूबे कौन कौन से टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। तो आपकी किताब में ये गिवन है कि वो उसके ऊपर सर्विसेज के ऊपर वो टैक्स लगा रहे हैं, लगा सकते हैं। उसके बाद प्रोफेशन के ऊपर वो टैक्सेस लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो वो उसने आपसे सवाल किया। तो जब तक आप पास पेपर नहीं देखेंगे उस वक्त तक आपको इसकी कोई सही समझ नहीं आ रही होगी कि मैंने तैयारी का मेरी डायमेंशन क्या होगी। देखें तैयारी तो आपने जो प्रिपरेशन है वो तो सारी करनी है, ये बात याद रखें। जो चीजें आपको पढ़ाई गई हैं आपने सारी की सारी प्रिपेयर करनी है, लेकिन अगर आप उस पास पेपर के अकॉर्डिंगली नहीं करेंगे तो फिर आपको इसमें मसला वो आएगा। अच्छा जी, अब एक और देखते हैं इसका पास पेपर। ये बेटा मैंने पढ़ाया हुआ है क्लास के अंदर, ये पूछ रहे हैं जी डेबिट क्रेडिट नोट वाला इशू समझ नहीं आया। डेबिट क्रेडिट नोट ये मैं आपको क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि डेबिट नोट जो है ये कैसे इशू करते हैं। मेरा ख्याल है कि आपने फिर ये क्लास मिस की होगी, अदरवाइज ये आपको समझ आनी चाहिए थी। अच्छा जी, ये देखिएगा, ये हमारी अगली अटेम्प्ट है स्प्रिंग 2019 की, ठीक है। 4 मार्च 2019 को आप भी मार्च में बैठ रहे हैं। ये मुस्तफा का एक क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन वही है दोबारा। ये देखिएगा उन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है ये भी हम क्लास में कर चुके हुए हैं। फिर इसका बी पार्ट ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ। ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन है, ये देखिएगा। अब ये क्वेश्चन जरा देखिएगा, स्टेट द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मोहसिन फॉर टैक्स ईयर 2018। ये उसने आपसे मांगा हुआ है, ये देखिएगा 1 नंबर का क्वेश्चन। तो इसके अंदर सिर्फ आपने उसके रेजिडेंशियल स्टेटस का बस बता देना है और उसकी थोड़ी सी रीजन बतानी है आपने। टैक्सेबिलिटी ऑफ हिज फॉरेन सोर्स इनकम फॉर टैक्स ईयर दिस, 5 नंबर का ये क्वेश्चन। अंडरस्टैंड, डिस्कस द टैक्सेबिलिटी। टैक्स नहीं उसने कहा कैलकुलेट करना, बट डिस्कस कर देंगे क्या होना है। यहाँ पर उसने आपसे इस पूरे कितनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाई है। यहाँ उसने आपसे फॉरेन सोर्स इनकम जो है वो नहीं कहा कि कैलकुलेट, डिस्कस करें बस। तो यहाँ आपको कैलकुलेट नॉर्मली नहीं करनी होती, सिर्फ डिस्कस कर देते हैं कि ये होगा। कैलकुलेट कर भी देंगे तो अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन उसने डिस्कशन मांगी है उसके ऊपर। इमरान, following transaction pertain to Salma which took place during the year. Explain the taxability of the above transaction. ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन हम सेल्स टैक्स के ऊपर आते हैं क्योंकि करंटली हम सेल्स टैक्स को कर रहे हैं। ये आ गया जी सेल्स टैक्स का क्वेश्चन। Briefly discuss the situation under which the followings are required to be registered under the sales tax and rules made thereafter. देखें उसने क्या आपसे सवाल किया, वो सवाल आपसे ये कर रहा है कि आप भाई ये बताएं, discuss the situations under which the followings are required to be registered. वो सिचुएशन बताएं कि कॉटेज इंडस्ट्री को कब रजिस्टर होना है, रिटेलर को कब रजिस्टर होना है। ये 3 नंबर का सवाल है, राइट। दूसरा उसने कहा है अंडर द एंड रूल्स मेड देयर अंडर, और इनके रूल्स क्या है, इनके रूल्स क्या है।
अब ये देखें, ये सवाल तो तकरीबन हर स्टूडेंट को आता होगा जिसने इसको रट्टा लगाया हुआ है कि कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, जिसका टर्नओवर इतने से ज्यादा हो, जो है वो किसी रेजिडेंशियल एरिया में हो। उसने पूछा है जी, अंडर विच सिचुएशन द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, इनको किस सिचुएशन में रजिस्टर्ड होना है। अब इसका जवाब देने का आंसर क्या होना चाहिए, आप इसमें बताएंगे कि जनाब जो कॉटन इंडस्ट्री होती है, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, हाउएवर if a manufacturer is not coming under the definition of the cottage industry, then he is required to be registered, right? Following situations, right, will push him or him to be registered. अब आप नीचे सिचुएशन लिखनी शुरू करेंगे। अगर उसका टर्नओवर जो है वो इतने से ज्यादा है, अगर वो रेजिडेंशियल एरिया में नहीं है, अगर उसके नाम के ऊपर कोई कमर्शियल मीटर जो है वो इंडस्ट्रियल मीटर लगा हुआ है, तो फिर उसको रजिस्टर होना पड़ेगा। फिर आप रिटेलर की बात करेंगे कि अगर वो रिटेलर टीयर 1 में है सॉरी, तो फिर उसको रजिस्टर्ड होना है, लेकिन अगर वो टीयर 2 में है तो फिर उसको रजिस्टर्ड नहीं होना। ये बताएंगे तो इंशाल्लाह आपको इसके नंबर मिल जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री का डायरेक्ट भी पूछा जा सकता था कि डिफाइन अ कॉटेज इंडस्ट्री, डिफाइन रिटेलर, टीयर 1 रिटेलर, टीयर 2 रिटेलर क्या है, ठीक है। अब रिटेलर, अब उसने पूछा रूल्स मेड देयर, तो यहाँ आपको रिटेलर 2 के साथ ये रूल्स लिखने पड़ेंगे कि जो अनरजिस्टर्ड होते हैं उनके लिए, सॉरी क्योंकि उसने पूछा रजिस्टर्ड किसको होना है, तो आप यहाँ पर बताएंगे जो रजिस्टर्ड हो जाएगा उसके ऊपर नॉर्मल आउटपुट इनपुट की जो है ना वो रूल्स लगने शुरू हो जाएंगे। बस ये इतनी लंबी कहानी नहीं सुना सकते ना, क्योंकि नंबर सिर्फ 3 उसने दिए हुए हैं, और जिस स्टूडेंट ने इसको एक ही पैरा में पूरे सवाल को हल कर दिया उसको भी मेरा ख्याल है पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, मिलने ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई उसने आपसे जो चीजें पूछी हैं, उसने आपसे कहा है कि भाई मुझे कॉटेज इंडस्ट्री का अलग बताओ, रिटेलर का अलग बताओ, तो आपको एग्जाम में 2 ही हेडिंग्स अलग अलग देनी चाहिए। बात समझ आई आपको? तो ये चीज है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फिर देखिएगा 3, 3 और 2, 6 और 2, ये आपके पास 8 नंबर के क्वेश्चन आ गए। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेल्स टैक्स एंड रूल्स में आइडेंटिफाई द सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच अ रजिस्टर्ड पर्सन मे बी लायबल फॉर डी रजिस्ट्रेशन। ये हमारा अगला टॉपिक है कि कब एक पर्सन को डी रजिस्टर हो जाना चाहिए। पहली बात तो सिंपल आपके ज़हन में है, जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज में डील कर रहा है, ठीक है, और जो जैसे कॉटेज इंडस्ट्री है तो वो मैन्युफैक्चरर था पहले, अब कॉटेज इंडस्ट्री में चला गया, उसको भी डी रजिस्टर हो जाना हो सकता है। वो जिसने अपना बिजनेस बंद कर दिया वो भी डी रजिस्टर हो सकता है, ठीक है ना। जिसने अपना कारोबार ही बंद कर दिया, उसकी गुड्स पहले टैक्सेबल थी, अब एग्जेम्प्ट हो चुकी हुई, ठीक है, तो अब उसको भी डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, राइट। इसी तरह जो रिटेलर है वो टीयर 2 में था, टीयर 1 में था, टीयर 2 में आ गया, उसको भी डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते। तो इस तरह से आपको 3 नंबर इसमें से मिल जाएंगे इंशाल्लाह। आगे देखिएगा रिक्वायरमेंट। देखिए अगर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हो तो पहले उसको पढ़ना चाहिए। एडवाइज द फाइनेंस डिपार्टमेंट अबाउट द सेल्स टैक्स इम्प्लीकेशन। सेल्स टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होती है? ये बहुत कॉमन वर्ड है जो एग्जामिनर यूज करता है। इम्प्लीकेशन, क्या टैक्स का इम्पैक्ट होगा, इम्पैक्ट का नाउन जो है वो इम्प्लीकेशन है, इसके ऊपर क्या असर होगा। मैं आपको बताता हूँ, फेल होने की इम्प्लीकेशन क्या होगी। ये बंदा छोड़ सकता है बार बार अगर फेल होगा तो, इम्प्लीकेशन यही है, यानी इस काम की वजह से क्या इम्प्लीकेशन होगी उसके ऊपर। ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन बीपीएल्स फर्स्ट सेल्स टैक्स रिटर्न, पहली सेल्स टैक्स रिटर्न उसकी बताई जा रही है। ये देखिएगा पार्ट सी है, तो आपने यह बात याद रखें, एग्जाम के अंदर आपने एग्जामिनर को आइडेंटिफाई करना होता है कि मैं ये क्वेश्चन नंबर 6 उसका पार्ट ए कर रहा, अंडरस्टैंड, बिल्कुल क्लियर कट। फिर आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी का मैं आंसर कर रहा हूँ। एक नया सवाल एक नए पेज से शुरू करना चाहिए, लेकिन उसके पार्ट जो है वो एक नए पेज से नहीं शुरू करने चाहिए, वो आप उसमें बताएंगे। उसके बाद जब आप इसका रिप्लाई करेंगे सी का, तो आप क्लियर कट बताएंगे कि मैं इस पार्ट का आंसर कर रहा हूँ, फिर मैं इस पार्ट का आंसर कर रहा हूँ। एग्जामिनर के साथ कम्युनिकेशन जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये बात ज़हन में रखें।
ले जी, बशीर प्राइवेट लिमिटेड was incorporated on 1st January 2019 and registered with sales tax department on 1st January 2019. इनकॉर्पोरेट हुई और रजिस्टर्ड हो गई इस डेट को। ये डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये मैंने आपको बताया हुआ है कि इस डेट से 30 डेज पहले जो आप परचेज करेंगे वो आपकी उसका इनपुट मिल जाएगा, राइट। और 90 डेज जो है, 90 डेज की जो आपकी प्रीवियस इंपोर्ट होगी वो भी आपको मिल जाएगी। BPL is in the process of submitting its first sales tax return for the month ending 3rd Feb. The finance department has identified the following transaction which took place before registration. Goods costing 5 million were purchased from a registered supplier. लें जी, अब देखिएगा 1 जनवरी से 1 फेब तक है। इसका मतलब है कि इनकॉर्पोरेशन होने से पहले सारी की सारी सेल इसको इनपुट मिल जाना चाहिए। समझ आ रही है ना? क्योंकि 30 दिन पहले है ना। 80% of the goods remained unsold as at 1st February. The supplier charged sales tax at the rate of 17%. कितना आसान है, आप बताएंगे। अब यहाँ पे रूल पहले बता देना। आप बताएंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट को, राइट, कि उसको आप एडवाइस करके बताएंगे कि ओके द 5 है ना, 5 मिलियन, उसका 80% जो अनसोल्ड है, आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अराउंड मेरा ख्याल 4 मिलियन बनता है, ये जो भी है। तो आप बताएंगे द आफ्टर इनकॉर्पोरेट इन द फर्स्ट रिटर्न यू कैन क्लेम द इनपुट टैक्स ऑफ द अनसोल्ड स्टॉक। जो आपके पास अनसोल्ड स्टॉक है आप उसका इनपुट क्लेम कर सकते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इनकम सेल्स टैक्स एक्ट 1990 a person who gets registered with the sales tax department can adjust his input tax which he has paid within the last 30 days. तो आप इसका इनपुट क्लेम कर सकते हैं। बस आपने इसके ऊपर यही जवाब देना, इंशाल्लाह 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। एडवांस पेमेंट ऑफ 2.5 मिलियन वाज रिसीव्ड ऑन 15th of Jan। ठीक है, ये आपकी रजिस्ट्रेशन से पहले का है। फॉर द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अ रजिस्टर्ड पर्सन द गुड्स वर डिलीवर्ड इन फेब। आपने की है, राइट। आपको एडवांस मिला था तो एडवांस पे तो टैक्स नहीं होता। आपको कब मिली है? जनवरी में। तो आप उसको बताएंगे कि आपका ये आउटपुट टैक्स है, लिहाजा इसके ऊपर आपने टैक्स कैलकुलेट करना है। अंडरस्टैंड? जनवरी में था वो तो पिछले महीने की कैलकुलेशन थी, हम तो फेब की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। तो फेब के अंदर जो है इसके ऊपर आपने आउटपुट टैक्स लेना है, क्योंकि एडवांस टैक्स पिछले महीने का था, उसमें हम टैक्स नहीं देंगे। उसके भी आपको नंबर मिल जाएंगे। अच्छा जी, आगे चलें। ये देखें, ये क्वेश्चन तो मैं आपको करवा चुका हूँ, ABCD लिमिटेड वाला, और ये हमारी वेबसाइट पे मौजूद भी है। अब जरा देखिएगा, NFC नेशनल फाइनेंस कमीशन देखिएगा हैज द ड्यूटी टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू द फाइनेंस रिलेटेड मैटर। यू आर रिक्वायर्ड टू लिस्ट सच रिकमेंडेशन। वो क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं ये देखिएगा। ठीक है, कि उसने कुछ बात बता दी, अगली बात वो पूछ रहा है कि वो क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं जो NFC ने उसको प्रेसिडेंट को देनी होती है, राइट। उसके बाद देखिएगा, स्टेट द टैक्सेस एंड ड्यूटीज व्हिच मे बी रेज्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड रेज्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव लिस्ट आपको याद है, करवाई हुई है आपको। वो आपसे टैक्सेस पूछे जा रहे हैं कि कौन से टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। अब उसने वो लेजिस्लेटिव लिस्ट का वर्ड नहीं यूज किया, थोड़ा सा उसने उसको सीधी बात कर दी। तो अब स्टूडेंट परेशान होगा कि ये कौन से टैक्सेस हैं। तो एंड पे जो गिवन है लिस्ट के अंदर, ऑल्सो स्टेट 4 टाइप्स ऑफ टैक्सेस विच आर कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ लेजिस्लेशन फॉर द फेडरेशन एंड। देखें, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, पहले भी आया हुआ है, अब दोबारा जो है ये क्वेश्चन हमारे पास ये मौजूद है। पहले मुझे बताएं, यहां तक कुछ क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ना कि मैं अकेला बोली जा रहा हूँ? ये स्टूडेंट, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास देखिएगा, ये
क्या आ गया जी हमारे पास टैक्स का कैप 6। अगेन देखिएगा मिस्टर कतील वाला, मैं जो भी क्वेश्चन ओपन कर रहा हूँ उसमें बिजनेस के क्वेश्चन चैप्टर 16 में से आ रहे हैं। ये क्वेश्चन हम कर चुके हुए एग्जाम के अंदर अपनी क्लासेस के। ये देखिएगा रेजिडेंशियल स्टेटस का आपसे पूछा गया है। ये सेल्स टैक्स का किसी फायदा एसोसिएट का ये क्वेश्चन भी मेरा ख्याल है हम कर चुके हुए हैं। क्या हुआ ऊपर ही कहीं पड़ा होगा। ये एक सेल्स टैक्स का क्वेश्चन देखिएगा कि उसने आपसे पूछा है एक्सप्लेन दैट अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट लिस्ट द एक्सेप्शंस टू द फॉलोइंग जनरल रूल। एक्सेप्शन उसने आपसे पूछी हैं कि इन रूल्स की एक्सेप्शन बताएं। ये देखिएगा जरा ध्यान से, यानी रूल नहीं बताना, उसकी एक्सेप्शन बतानी। वेयर द टैक्स ऑफ सप्लाईज आर मेड टू अ पर्सन हु हैज नॉट ऑब्टेन्ड रजिस्ट्रेशन नंबर देयर शैल बी चार्ज लेविड एंड पेड अ फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 2%। अब 3% है, जब ये एग्जाम में आया था उस वक्त 2% था ऑफ द वैल्यू इन एडिशन टू द नॉर्मल टैक्स रेट। ये देखिएगा ये आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आप जो है वो जो सेल्स टैक्स आप पे करते हैं 2% फर्दर टैक्स, याद आया जो 3% फर्दर टैक्स देते हैं, वो कह रहा है उसकी एक्सेप्शन लिखें, कहाँ कहाँ ये अप्लाई नहीं होगा। समझ आ रही है? तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। एंड कंज्यूमर हो गया, याद है आपको, रिटेल गुड्स हो गई, वो सारी चीजें आपने यहाँ पर जितनी भी आपको याद हो लिख देनी। गुड्स एक्सपोर्टेड शैल बी चार्ज टू टैक्स एट द रेट ऑफ 0%। जो गुड्स एक्सपोर्ट की जाए वो 0% पे टैक्स होगी। अच्छा, एक्सेप्शन से क्या मुराद है? तो वो कौन सी गुड्स हैं जो एक्सपोर्ट तो की जाए लेकिन उसको 0 रेटेड पे नहीं होगी। अब ये सवाल असल में स्टूडेंट को सवाल आता होता है, बहुत सारे स्टूडेंट सीए में इसलिए फेल हो जाते हैं कि उनको सवाल समझ नहीं आती कि मेरे से पूछा क्या जा। यानी अगर सीधी बात उनसे कही जाए ना कि यार ये कौन सी चीज है, तो फिर जो है वो उसका आंसर कर सकते हैं। ये बात याद है। अक्सर स्टूडेंट को जो फेल होते हैं, मैं ये कहता हूँ जिन्होंने प्रिपरेशन की होती है, वो इसलिए फेल हो जाते हैं कि उनको क्वेश्चन की समझ नहीं आती, क्वेश्चन रीड करना नहीं आता, इसलिए वो फेल होते हैं। ये बात समझ आ रही है? अभी देखिएगा, अब किसी स्टूडेंट ने 0% पे लिख के उसने 0% वाली कहानियां सुना के पेपर में आ गया है, तो मुझे बताया ना, तो वो तो फेल ही है ना। अगर कोई बता दिया जिसने कि अनरजिस्टर्ड को बेचेंगे तो फर्दर टैक्स लगेगा, तो उस बंदे को आंसर पता था लेकिन 6 नंबर उसने सवाल में से गुम कर दिए। उसके बाद अगर वो 48 पे उड़ गया है तो वो उस बच्चे को पेपर तो आता था, राइट, लेकिन वो फेल क्यों हुआ? कि उसने पास पेपर को देख के नहीं गया। उसके बाद वो कहता है कि सर मैंने फलां को पढ़ाया था, वो पास हो गया, मैं फेल हो गया हूँ, सर मैं बड़ा परेशान हूँ। तो जिसने भाई तुमसे पढ़ा था उसने पास पेपर किए थे और उसने सवाल को अंडरस्टैंड किया था कि क्वेश्चन किया क्या जा रहा है। Explain the term temporary registration, briefly discuss the right, obligation and responsibility of person who obtain temporary। ये देखिएगा, ये अभी हमने पढ़ना है कि टेम्पररी रजिस्ट्रेशन क्या होती है। अंडरस्टैंड? अब ये देखिए, ये सवाल भी मैं आपको जरा देखिए, 9 नंबर का क्वेश्चन है, कितना आसान है। डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स और रिगार्डिंग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। दो बातें पूछी है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। आपने इन दोनों का आंसर अलग एग्जाम में करना, बिजनेस का और स्पेकुलेटिव इनकम का। बिजनेस जो है ये सेट ऑफ भी होगी, कैरी फॉरवर्ड भी होगी, लेकिन जो स्पेकुलेटिव है ये सेट ऑफ नहीं होगी, सिर्फ कैरी फॉरवर्ड होगी। तो आपने लेकिन आंसर दोनों का अलग अलग करना है। पहले बिजनेस की हेडिंग देंगे, उसका सेट ऑफ का रूल बताएंगे, कैरी फॉरवर्ड का रूल बताएंगे। कैरी फॉरवर्ड होगा तो कितनी देर के लिए होगा, सेट ऑफ होगा तो कितने दिनों के लिए होगा। इसी तरह स्पेकुलेटिव इनकम का भी आप ऐसे ही बताएंगे एग्जाम के अंदर कि वो कैसे होगा। अगेन सवाल देखिएगा, लिस्ट एनी 5 टैक्सेस व्हिच कैन बी इम्पोज्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। देखिएगा वही लेजिस्लेटिव लिस्ट आ गई। अगेन टैक्सेस आर प्राइमरी रेवेन्यू यील्डिंग टूल्स फॉर गवर्नमेंट ऑफ मॉडर्न एजेस। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट एनी 3 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। ये देखिएगा मैंने जो समरी दी है उसके ऊपर हेडिंग लिखी हुई है नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स की।
विच द गवर्नमेंट अचीव्स बाय इम्पोजिंग टैक्सेस। ये सवाल था, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन थी, ये वाली लाइन ये सिर्फ इंफॉर्मेशन थी, इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। असल में ये बात पूछी जा रही थी। 8 नंबर का ये क्वेश्चन जो है ये मौजूद है। ये देखिएगा जी, ये हमारे पास एक और अटेम्प्ट है मार्च की। ये भी क्वेश्चन मुश्ताक वाला हम क्लास में कर चुके हैं, आपके गालबन चैप्टर नंबर मेरा ख्याल 10 के अंदर है या 16 में है। ये कैपिटल गेन का शी डिस्पोजेस ऑफ द फॉलोइंग एसेट देखिएगा 1 2 3 4 8 नंबर का क्वेश्चन आपके वहां से आया है। ये क्वेश्चन देखें कितना आसान है, इसको करना कैसे है ये देखिएगा। एक्सप्लेन द टर्म डिस्पोजल ऑफ एसेट्स एज रेफर्ड इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये मैं आपको बता चुका हूँ डिस्पोजल से क्या मुराद होती है। अब ये देखिएगा कि कुछ बच्चों ने इस डेफिनेशन को अनइम्पोर्टेंट समझ के छोड़ दिया होगा, आपकी किताब में नहीं है लेकिन मैंने क्लास में ये पढ़ाई हुई है। डिस्पोजल मीन सेल, डिस्पोजल मीन रिलिंक्विश, डिस्पोजल मीन एक्सटिंग्विश, डिस्पोजल मीन प्राइवेट यूज, डिस्पोजल मीन बिजनेस यूज। पढ़ाया हुआ ना। अब देखिए पेपर में आ गई, अब वो परेशान है, उसने तवज्जो से काम ही नहीं किया, सीधे सीधे 5 नंबर लिखने थे, वो करा गया। अब देखिएगा बी पार्ट की रिक्वायरमेंट देखें, अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स डिस्कस द टैक्सेबिलिटी। देखें फिर आ गया टैक्सेबिलिटी भी क्या होगा इसका, या इसको दूसरा लफ्ज है टैक्स implications each of the above transaction in the context of capital gain or loss। ये बेटा इस लफ्ज को बड़ा ध्यान से आपको देखना था कि ये कैपिटल गेन का उसने कहा है, इसके मुझे बताएं सिर्फ कैपिटल गेन के अंदर। अंडरस्टैंड, जिस बच्चे ने अब कैपिटल गेन के अलावा और भोंगियां मारनी शुरू कर दी और वर्ड उसने ये ना यूज किया तो सीधे सीधे नंबर वो गवा बैठे। वो देखिएगा कैसे। अ पेंटिंग विच Saliha is a resident person. She disposed of the following asset during the year. Dispose किया तो जाहिर बात है कैपिटल एसेट्स के लिए डिस्पोज ऑफ होना जरूरी होता है। A painting which she inherited from her father, फादर से उसको विरासत में मिली। तो जब चीज विरासत में मिलती है तो उसकी डीम्ड कॉस्ट बन जाती है उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू। फॉर पीस सोल्ड वाज सोल्ड, बेच दी उसने 12,50,000 की। The market value of the painting at the time of inheritance was this. The painting was purchased by her father as this. तो ये हमारे लिए irrelevant information। उसके लिए ये उसकी डीम्ड कॉस्ट थी, लेकिन हुआ क्या, नुकसान हो गया। ये देखिएगा, यानी सलीहा के लिए ये असल में 1.5 मिलियन की उसने उसको कॉस्ट कर रही थी, जब उसने बेची तो वो थी 1.2 की। तो ये क्या हो गया, लॉस। ठीक है, अब उसने कहा जी इसको क्या करना है, डिस्कस करना है। ये देखिएगा, अब आप इसमें लिखेंगे एग्जाम के अंदर, राइट, सलीहा हैज इनहेरिटेड दिस पेंटिंग फ्रॉम हिज फादर, सो द डीम्ड कॉस्ट फॉर सलीहा shall be rupees 1.55 million, which is the fair market value at the time of the acquisition। ये उसके लिए होगी। नंबर 1, she sold that painting in the market at rupees 1.25 million, so resulting there is a loss of this। वो जो भी लॉस है वो आप लिख देंगे। ये आ गया कैपिटल गेन के अंदर। however, फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे however this loss shall not be recognized, right, because, या अगर आपको सेक्शन याद है 38 तो लिख दें, या अगर तो सेक्शन याद रखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38 painting is an item where gain shall be taxed whereas loss shall not be considered। जहां पर लॉस को कंसिडर नहीं किया जाएगा। मैं जरा ये अलार्म को बंद करूंगी। जी मेरा बेटा समझ आ रही है आपको कि अब आप इसको बताएंगे कि जहां पर लॉस, देखें क्या चीजें आपने बताई, डिस्कस कैसे किया। पहले आपने बताया कि गेन कितना है, कैपिटल गेन। दूसरा आपने क्या बताया उसके अंदर, आपने ये बात बताई कि जनाब
इसमें तो लॉस हुआ है गेन की बजाय, फिर आपने बता दिया कि भाई ये लॉस कंसिडर नहीं होगा टैक्स के अंदर। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि ये एक ऐसी आइटम है जिसमें गेन तो टैक्स होगा, लॉस टैक्स नहीं होगा। आगे आ जाए जी, शी सोल्ड ज्वेलरी ऑफ। अगला इसका अलग, आपने एग्जाम में बिल्कुल इंडिपेंडेंट इसकी बात करनी है। इस पार्ट का अलग से आंसर करेंगे, जब इसका आंसर करेंगे तो इसका अलग से आपने हेडिंग देनी है। She sold jewelry for rupees this 23 लाख which was purchased by her husband, जो इसके खामद ने खरीदी थी इन मार्च X5। ठीक है, अब देख हम कहां पर हैं, X7 के अंदर, 1 साल से ज्यादा हो गया। फॉर एंड गिफ्टेड टू हर ऑन द सेम डे, और उसको क्या कर दी गई थी, गिफ्ट कर दी गई थी। अब देखिएगा, गिफ्ट अगर 1 साल के अंदर अंदर बेच दिया जाए गिफ्ट, तो उसकी डीम्ड कॉस्ट नहीं ली जाती। लेकिन ये क्या हो रहा है कि X5 में था और उसी दिन उसने उसको गिफ्ट कर दिया था, तो इसको गेन हो गया। इसके लिए भी यही इसकी डीम्ड कॉस्ट बन जाएगी। यहां भी सेम आप रिप्लाई करेंगे, द कॉस्ट, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दी, हाँ जी 2 साल का है ना, तो मार्च 5, 6, 7, 2 साल के अंदर उसने डिस्पोज ऑफ कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्वेश्चन के अंदर उसने हमें, अच्छा इसमें हम रूल पहले सुनिएगा क्या बताएंगे। हम इसमें रूल ये बताएंगे कि इफ something received in the form of gift and disposed of within a period of 2 years, if capital assets received and disposed of within the period within 2 years, then the cost of the transfer shall be considered as the cost for the transfer। यहाँ डीम कॉस्ट का नहीं होगा, तो ट्रांसफर की जो कॉस्ट होगी वही ट्रांसफर की कॉस्ट बन जाएगी। ये आप बताएंगे पहले, क्योंकि ये एसेट 2 साल के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, लिहाजा अब सुनिएगा। तो अब क्या होगा, ये वॉइस इशू बच्चा कह रहा है स्टूडेंट के आ रहा है, क्या बाकियों को भी आ रहा है? जी मेरा बेटा जरा प्लीज क्लियर कीजिएगा, आर यू फेसिंग वॉइस इशू? ओके थैंक यू, कह रहे हैं जी नहीं आ रहा, थैंक यू। ओके, तो अब जरा बेटा ये ध्यान से देखिएगा कि उसने आपसे ये बात पूछी कि जनाब उसने ज्वेलरी बेच, तो अब यहाँ अब क्या हुआ इसे, तो इसकी उसने क्या किया, 2.3 मिलियन का इसको बेच दिया, जबकि इसकी कॉस्ट कितनी थी, 1.3 मिलियन। तो गेन कितना हुआ उसे, 1 मिलियन का। लेकिन चूंकि होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसका 75% उसको क्या हो जाएगा, टैक्स, यानी उसकी एक्चुअल जो टैक्सेबल गेन होगा वो 750 होगा। ये आप एग्जाम में लिख देंगे, बस इंशाल्लाह 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। शी डिस्पोज्ड ऑफ, अगला आ गया, शी डिस्पोज ऑफ हर कार। ले जी, कार का बिकना जो है ये कैपिटल रिसीट्स होती है और इस पे कोई टैक्स नहीं होगा कोई। शी, हर कार, द कार वाज बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ हर बिजनेस। ओके, बिजनेस के लिए यूज हो रही थी, तो फिर तो ये टैक्सेबल होगा। ये सेक्शन 22 आ गया यहाँ पे, अब तो टैक्स लगेगा। द टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ द कार एट द बिगिनिंग ऑफ द टैक्स ईयर वाज दिस, इस साल के शुरू में द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर द पर्पस ऑफ इज 20%। ये उसकी ये वैल्यू थी, उसने इसको बेच दिया, ये बिजनेस पर्पस में यूज हो रही थी। अब आप इसका क्या बताएंगे? देखें, ये कार जो थी कितने सालों की, टैक्स रिटर्न वैल्यू ऑफ द कार एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज दिस, टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू इसकी साल में ये थी। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा रूल क्या है हमारा, जो जब कार को चीज बेची जाती है तो उसका जो बिजनेस के लिए एसेट यूज होते हैं। अब पहली चीज तो आप यहाँ बड़ा क्लियर कट बता देंगे कि ये कैपिटल गेन है ही नहीं। उसने कहा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल गेन, राइट। तो आप सिंपल यहाँ इसका आंसर कर देंगे कि जनाब द सेल ऑफ कार विच इज बीइंग यूज्ड बाय द बिजनेस इज नॉट अ कैपिटल एसेट। हाउएवर, एग्जामिनर को बता देंगे, हाउएवर the gain on the sale of car shall be taxed under the head income from business as the sale price minus tax return on value and the 50% depreciation shall be allowed in this year। देखें, आपने उसको दोनों बातें बता दिया भाई ये कैपिटल गेन नहीं है, लेकिन ये बिजनेस में जाएगा और बिजनेस में ऐसे चला जाएगा कि अगर उसके पास आंसर के अंदर ये चीज मौजूद हो भी तो उसको बता दे। लेकिन बड़ा कैटेगोरिकल आपने पहले बता दिया कि ये मेरा बिजनेस की
ये कैपिटल गेन नहीं है। ऑन 20th of October शी सोल्ड अ डाइनिंग टेबल। जी डाइनिंग टेबल आ गया, तो डाइनिंग टेबल तो कैपिटल एसेट है ही नहीं, ये तो मूवेबल एसेट है। तो फहीम दिस विच ही हैड परचेज एट फॉर पर्सनल यूज, तो आप बता देंगे डाइनिंग टेबल इज अ कैपिटल रिसीट एंड नॉट टैक्स अंडर द हेड कैपिटल एसेट्स, ये कहीं भी टैक्स नहीं होगा, पर्सनल आइटम। जिस बच्चे ने इस लाइन को छोड़ के बाकी कहानियां सुनाता गया सिर्फ, तो हो सकता है वो 8 में से पूरे नंबर ना ले सके, ये उसको इशू आ सकता है इसके अंदर। ठीक है जी, ये देखिए बहरहाल ये मैं आपको फिर रिवीजन में इसकी इंशाल्लाह ताला दोबारा भी हम करेंगे, लेकिन अभी तो मेरे सामने कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, मैं वो करवा रहा था। ठीक है जी, तो कुछ आपको मेरा ख्याल है कि सेल्स टैक्स में जो हमारा मौजूद था कि हमें सेल्स टैक्स में कुछ पता होना चाहिए, ये हम करें सेल्स डायरेक्ट, हम सेल्स टैक्स का क्वेश्चन ये देखिएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया सेल्स टैक्स का। कितने मार्क्स का है देखिएगा, 3, 3, 6 to 8 to 10, 14 मार्क्स हमारे देखिएगा यहाँ पर टेस्ट हुए। स्टूडेंट पूछते हैं सर इसमें कितने नंबर की थ्योरी आती है, तो भाई ये है, ये सारी इसमें सेल्स टैक्स की थ्योरी है। जुबैर हैज रिसेंटली बीन रजिस्टर्ड अंडर सेल टैक्स एट, यू आर रिसेंटली बीन रजिस्टर्ड, यहाँ पर देखिएगा वही 30 दिनों वाली बात आ सकती है हमारे पास, 30 और 90 दिनों वाली बात आ सकती है। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज हिम ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। टाइप ऑफ एक्सपोर्ट विच आर आउटसाइड, देखें रिपीट हो गया, वो कौन सी ऐसी एक्सपोर्ट है जो जीरो रेटेड नहीं होती, ऐसे कंट्री को सेल कर दे जिसको गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है, ईरान और उसको अफगानिस्तान को लैंड रूट से करें, या आपकी इंटेंशन हो, 3 चीजें हैं, 3 ही नंबर है उसके, या आपने एक्सपोर्ट की हो फॉर द इंटेंशन ऑफ री इम्पोर्ट, उसको इंपोर्ट करने की इंटेंशन से करेंगे तो वो भी इसी में फॉल करेगी। Eligibility of refund if input tax is paid in excess of output tax payable for the month। ले जी, ये कोई बता सकता है ये क्या, इसका आंसर करना चाहिए आपको कि अगर आपका इनपुट टैक्स पेड जो है वो आउटपुट से बढ़ गया हुआ है तो क्या करेंगे, उसने रिफंड का बेटा पूछा है। अगर आप लिखेंगे इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ये उसका जवाब नहीं है, उसने आपसे कैरी फॉरवर्ड का तो पूछा ही नहीं है। देखें यही तो गलती हुई है, सवाल नहीं आपने देखा, कैरी फॉरवर्ड का लिख दिया, ये बात ठीक है, सवाल ये था कि भाई रिफंड का असूल बताएं। ये देखें किसी ने लिख दिया 45 डेज के बाद, तो भाई आप मिक्स कर रहे हो ना, देखें ना चीजें आपने मिक्स करनी शुरू कर दी है। उसने आपसे कहा कि अगर इनपुट टैक्स आउटपुट से बढ़ जाए तो आपने उसके अंदर अगर ये जीरो रेटेड का लिखना शुरू कर दिया तो जवाब गलत है, अगर आपने कैरी फॉरवर्ड का दे दिया तो जवाब गलत है अभी तक। आप ये फिलहाल इतनी बात जरूर कर सकते हैं कि द एक्सेस ऑफ आउटपुट इनपुट टैक्स above the 90% of the output tax shall be carried forward to the next period. However, at the end of the period, at the end of the financial year, this refund shall be may be asked from the tax department. However, a corporate entity has to submit a tax certificate duly attested from a chartered accountant firm. तो फिर आपको इंशाल्लाह इसके 3 नंबर मिलेंगे। आप जरा नोट कीजिएगा कि स्टूडेंट्स ने क्या हरकत की कि एक चीज आती थी, डायमेंशन गलत कर, एलिजिबिलिटी ऑफ रिफंड, सवाल जो एग्जामिनर कर रहा है अगर आपने उसके मुताबिक उसको जवाब नहीं दिया, एक सवाल की कई डायमेंशंस हो सकती हैं। आप पूछें जी डॉक्टर इमरान शहजाद कौन है, तो अगर आप बच्चे कहें कि सर ये मेरे मामू है, तो मैं आपका मामू तो नहीं हूँ, मामू हूँ लेकिन आपका तो नहीं हूँ ना मामू, आपके लिए क्या हूँ मैं, आपके लिए तो मैं आपका उस्ताद हूँ, तो आप कहें जी हमारे टैक्स के टीचर हैं वो, राइट। लेकिन अगर मेरे भांजे से पूछा जाए कि डॉक्टर इमरान शहजाद कौन है, तो वो क्या कहेगा, मेरे टीचर हैं। भाई बात एक ही शख्स की हो रही है, बात यही हो रही है कि इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स के साथ क्या है, डायमेंशन क्या है। उसने रिफंड का पूछा, क्या ये रिफंड हो सकता है, नहीं हो सकता, बेशक बता देंगे ये कैरी फॉरवर्ड है, बेशक बता दें कि जो डॉक्टर इमरान शहजाद है ये
मामू भी हैं लेकिन मेरे नहीं है भाई, ये किसी और के हैं, मेरे फिलहाल टीचर। असल बात का जवाब लाजमी होना चाहिए उसके अंदर, ये बात याद रखें। अच्छा जी, उसके बाद कहता है जी द कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड फॉर फाइलिंग अ रिवाइज रिटर्न, ये भी हमने पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजनल एंड फाइनल एडजस्टमेंट इन रिलेशन टू अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, ये मैं आपको बता चुका हूं कि अपॉर्शनमेंट जो होती है आपकी, ये मंथली जो है ना प्रोविजनल होती है, साल के एंड के ऊपर जाके इसको क्या करना पड़ता है, एक फाइनल सेटलमेंट जो है ना वो देनी पड़ती है। अब ये बात तो मैंने क्लास में बड़ी लाइट सी कर दी, स्टूडेंट ने भी इसको लाइट ले लिया, क्वेश्चन में 2 मार्क्स पड़े हुए हैं, अब वो परेशान है। वो स्टूडेंट जो चीजों को बड़ा लाइट लेके पढ़ते हैं और पास पेपर को नहीं देखते, तो पास जैसे ही पहली दफा एग्जाम उनके सामने आता है ना, अच्छा आप सुनिएगा, एक स्टूडेंट ने क्या किया, उसने क्या किया, एक अटेम्प्ट पढ़ी, दूसरी पढ़ी, तीसरी पढ़ी, चौथी पढ़ी, पांचवी पढ़ी, ये उसने सारी अटेम्प्ट्स पढ़ ली। अब सुनिएगा, जिस स्टूडेंट ने ये अटेम्प्ट्स पढ़ ली, राइट, पढ़ने के बाद वो एग्जाम में गया, तो समझे वो 5 अटेम्प्ट्स में बैठ के गया हुआ है। दोबारा सुन लीजिएगा कि जिस स्टूडेंट ने मेरे लाल एक अटेम्प्ट में बैठा, उसने एक अटेम्प्ट पढ़ी, समझे एक अटेम्प्ट में बैठ चुका हुआ, वो दूसरी अटेम्प्ट में बैठी, 3, 4, 5 अटेम्प्ट उसने पढ़ ली, इसका मतलब वो 5 अटेम्प्ट में बैठ के छठी अटेम्प्ट में गया हुआ है। अब सुनिएगा, वो स्टूडेंट जिसने पास पेपर को देखा ही नहीं, जब वो पहली अटेम्प्ट में बैठा तो फेल हुआ, फिर दूसरी अटेम्प्ट में बैठा फिर फेल हुआ, तीसरी में बैठा, वो स्टूडेंट जो पहली अटेम्प्ट में बैठा लेकिन ऑलरेडी वो 5 अटेम्प्ट्स में बैठ के अब पेपर करके गया, तो इसका मतलब ये है कि वो 5 अटेम्प्ट्स में बैठ के वहां पर गया हुआ, ये बात याद रखें। उसके लिए छठी अटेम्प्ट थी और उसने उसी अटेम्प्ट में उड़ा दिया। इस बच्चे ने अपने 3 साल जाया किए इस काम के लिए, लेकिन उसने पास पेपर को नहीं देखा। अंडरस्टैंड? तो ये चीज जो है ना मेरा बेटा, ये आपको पता होनी चाहिए थी, जो कि आपको पता नहीं हो रही थी। मैं इस पेपर को मैंने बंद कर दिया। ये देखिएगा, हाउ टू डील विद चेंज द रेट ऑफ टैक्स, ये जो आज किसी स्टूडेंट ने पूछा सर ये चेंज ऑफ रेट जो है ना, ये हमें आपने नहीं पढ़ाया, ये भी रह गया हुआ है, ये उसका हिस्सा जो है ना, ठीक है, इसको भी आपको बता दूं। इसके साथ ये देखें, ब्रीफली डिस्क्राइब द पिलर प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये चैप्टर नंबर 3 में से है, which are meant to safeguard the interest of the taxpayer and avoid abuse of power by the tax administration। पहले तो उसने कहा जी पिलर बताएं वो कौन कौन से टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के, और ये देखिएगा एंड अवॉइड अब्यूज ऑफ पावर्स, तो कैसे जो है वो जो ताकतें उसको दी जाती हैं एडमिनिस्ट्रेटर को, उसको कैसे गलत उसका इस्तेमाल से रोका जा सकता है, क्या प्रोविजंस होगी। डिफरेंशिएट बिटवीन टर्म टैक्स एवेजन एंड अवॉइडेंस, टैक्स अवॉइडेंस टैक्स मैनेजमेंट को कहते हैं, टैक्स एवेजन टैक्स चोरी को कहते हैं। ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मैंने मेरा शायद मेरे नोट्स में ना लिखा हो, लेकिन जो किताब है आई कैप की किताब का जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें बताएगा टैक्स एवेजन मीन टैक्स चोरी करना। उसकी मिसाल क्या है, गिव वन एग्जांपल इन ईच केस, हर एक की आपने सेल की डिक्लेयर नहीं की, ये टैक्स एवेजन है। और टैक्स अवॉइडेंस क्या है कि आपका घर है एक, और आपने उस घर को क्या किया, 3 बच्चों के नाम ट्रांसफर कर दिया ताकि ये को ओनरशिप में चला जाए, उससे टैक्स मैनेजमेंट हो जाएगी। इसी तरह आपने कंपनी नहीं बनाई, कंपनी पे 29% टैक्स लगता था, तो आपने क्या कर दिया, पार्टनरशिप फर्म बना ली, उसके ऊपर तो स्लैब रेट्स लगते हैं ना 10% एंड सो ऑन, तो इसलिए आपने टैक्स को मैनेज कर लिया, ये टैक्स अवॉइडेंस कहलाती है। 3 नंबर का क्वेश्चन, लिस्ट एनी 6 एथिकल इश्यूज which administrators may face while discharging their, देखिएगा यहाँ पर उसने कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल नहीं पूछा, तो 10 नंबर के 10 नंबर ही वो एथिक्स में से डाल गया। तो इससे परेशान नहीं होना, बाज पेपर्स के अंदर आपको सारे के सारे एथिक्स के इश्यूज ही मिलेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के इश्यूज ही मिलेंगे, वो सारे के सारे वो टेस्ट कर गया हुआ। ठीक है जी, जी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मुझे आपका फीडबैक चाहिए कि पास पेपर जो आज मैं पढ़ रहा हूँ उससे क्या आपको नजर आ रहा है। I want your I need your feedback about this issue। ये बहुत जरूरी था जो आज मैंने आपकी क्लास रखी हुई है, इसलिए ताकि ये इशू बहुत अहम था, इसको डिस्कस करना बहुत अहम था। जी मेरा बेटा।
आप सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे? जी राणा साहब कह रहे हैं जी थियरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर स्टूडेंट सेइंग सर आइडिया हो रहा है पेपर का। बिल्कुल, और कमेंट्स मुझे चाहिए। जी जी जोहा कह रही जी सुन रहे हैं सर, फायदा हो रहा है जी। Some students, I think so, some students are sleeping right now. किस तरह का क्वेश्चन आता है सर ये पता चल रहा है। एक्सीलेंट, शाबाश। और आंसर कैसे समझ आ रही है, क्वेश्चन कैसे आएंगे? शाबाश। यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, कैसे तैयारी करनी है ये पता चल रहा है। शाबाश, गुड, दिस इज व्हाट आई वांट। और यस सर। देन मोहम्मद उस्मान, यस सर। क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है? मोहम्मद इमरान, माय नेम, समझ आ रही है कैसे क्वेश्चन आता है। एक्सीलेंट। मुझे पेपर पास चाहिए मेरा बेटा, मुझे पेपर पास चाहिए। यस, पता चल रहा है कि हमारा पहले वाला मेथड गलत था। इंशाल्लाह पेपर पास होगा जी, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। फाइन्ना मल उसरी युसरा, इन्ना मल उसरी युसरा, इंशाल्लाह। अच्छा जी, कुछ थोड़ी देर ब्रेक कर लें, क्या ख्याल है? उसके बाद फिर हम दोबारा आएंगे। अब थ्योरी का हमारा कुछ एरिया रह गया, उसको भी हम सेल्स टैक्स में शुरू करें। बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, क्या ख्याल है? ठीक है जी, तो 10 मिनट की ब्रेक करते हैं। 9:30 पे फिर आपसे मुलाकात होगी।